दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा फैसला जिसने भारत की शीर्ष सत्ता पर बैठे हुए शख्स के पूरे सिस्टम को ही उघाड़ कर रख दिया और उस सिस्टम के दायरे में इस देश की जांच एजेंसियां आ गई, इस देश की अदालतें आ गई, उन अदालतों द्वारा दिए गए फैसले आ गए, इस देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए नौकरशाही और लेफ्टिनेंट गवर्नर सरीखा पद भी आ गया। जो इंस्टीट्यूशंस थे उसके दायरे में सिर्फ सीबीआई और ईडी ही नहीं, सीएजी भी आ गया। इस देश के भीतर चुनाव जीतना ही शायद सबसे महत्वपूर्ण होता है, तभी तो कहते हैं कि लोकतंत्र इसी का नाम है। जनता ने वोट दिया, जनता ने जिसे चाहा उसे जिता दिया, लेकिन जनता के सामने जो परसेप्शन रखा जाए वो परसेप्शन कौन बनाएगा? और वो परसेप्शन अगर अदालतों के गलियारे से गुजरते हुए इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी की जांच के द्वारा चलते हुए इस देश के भीतर मीडिया के परसेप्शन के आश्रय और इस देश के भीतर तमाम रिपोर्ट्स जो सीएजी बनाए या फिर जो चार्जशीट तक दाखिल होनी चाहिए किसी भी आरोपी को लेकर, सब कुछ अगर फ्रॉड हो जाए तो फिर बचेगा क्या? जी, एक ऐसा फैसला जिसने बताया कि दरअसल एक ऐसे केस को लड़ा जा रहा था जो केस है ही नहीं। एक ऐसा फैसला जिसने खुले तौर पर बताया कि दरअसल इस देश के भीतर जो 100 करोड़ की उगाही का जिक्र था वो कहीं है ही नहीं। एक ऐसा फैसला जिसमें बताया गया उस 100 करोड़ में से 44 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में लगा दिए गए, वो कहीं है ही नहीं। एक ऐसा फैसला जो खुले तौर पर कह रहा है जो पहला आरोपी था उसके खिलाफ भी आपके पास कोई मामला नहीं है और एक के बाद एक 23 आरोपी हो गए, यानी सबको अब बरी किया जाता है। तो पहले राउंड में जो एफआईआर जिसको प्रथम दृष्टया रिपोर्ट कहते हैं वही अगर फेक है तो उस फ्रॉड और फेक रिपोर्ट के आश्रय क्या किसी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा सकता है? उस राज्य के डिप्टी सीएम को जेल में डाला जा सकता है? उस राज्य के बड़े नेताओं को जेल में डाला जा सकता है? उस राज्य के सांसद जो सत्ताधारी पार्टी के हो उनको जेल में डाला जा सकता है? और एक ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है कि एक ऐसी सरकार दिल्ली में चल रही है जो फ्रॉड है, जो करप्ट है, जिसके मुख्यमंत्री बेईमान हैं, जिसके डिप्टी सीएम बेईमान हैं, जिसके सांसद बेईमान हैं, जो पूरी कैबिनेट की डिसीजन है वो गलत है। तमाम चीजें कहते चले जाइए, लेकिन एक फैसला आता है जो कहता है कि जनाब यहां तो कुछ भी नहीं है। जो बयान दर्ज किए गए आरोपियों को लेकर वो बयान ही नहीं है, जो सबूत रखे गए वो सबूत ही नहीं है। और जिस अधिकारी ने जांच की अब ऐसी स्थिति आ गई कि आप उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच तो तुरंत कीजिए और ये डिपार्टमेंटल जांच सीबीआई को करनी है। और सीबीआई की ही विशेष अदालत ये कह रही है कि जो जांच हो रही थी वो कोई जांच और कोई मामला है ही नहीं। तो चुनाव के वक्त दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। इसका जिक्र किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती है। यह फैसला किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई। इस दौर में जेल से बाहर निकलने के बाद ना चुनाव प्रचार कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कोई दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। ये बातें उन तमाम अदालतों से निकली। उन अदालतों में अलग अलग वक्त अलग अलग जजों की मौजूदगी थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि एक जज आया और उसने एक ऐसा फैसला लिख दिया जिसने खुले तौर पर बतला दिया कि एक वक्त जब सीबीआई और ईडी कहते हैं 100 करोड़ कुछ नहीं है,
एक वक्त जब सीएजी कहती है कि दरअसल दिल्ली को लेकर जो आबकारी नीति बनी उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसको लेकर जज कह रहे हैं जनाब कुछ भी तो नहीं है। और इसके बाद जो परिस्थिति में फैसला आया उसने खुले तौर पर 3-4 बातों का जब यह ऐलान कर दिया कि आबकारी नीति जो दिल्ली में बनी उसमें कोई व्यापक साजिश नहीं, आपराधिक मंशा नहीं, सीबीआई का पक्ष ऐसा है कि न्यायिक जांच पर वो खरा उतरता ही नहीं है, साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन कोई सिद्धांत ठोस साक्ष्य या सबूत के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था। तो आप इस पूरी प्रक्रिया में चलना शुरू हुई और एक क्षण के लिए जरा यह सोचिए, जिस देश में चुनाव लोकतंत्र का प्रतीक हो, जिस देश के भीतर लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पर पहला और सबसे मजबूत पिलर वो संविधान हो, जिस संविधान के आश्रय इस देश की अदालतें और इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थान काम करते हैं, अगर वो सब फ्रॉड है तो फिर सत्ता की सियासत ही सब कुछ तय करेगी क्या? तो क्या ऐसे में अब दिल्ली को लेकर जो दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार 70 में से 62 विधायकों की सरकार एक क्षण में अगर हार जाती है, उसके मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए जाते हैं, उसके डिप्टी सीएम जेल में डाल दिए जाते हैं, तो उसके बाद जनता क्या करेगी? और जब अदालत कह रही है कि ये सारी चीजें फ्रॉड है, तो क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव नहीं होना चाहिए? क्योंकि दिल्ली का चुनाव ही तो महत्वपूर्ण था और उसी चुनाव के इर्द गिर्द जो ताना बाना इस शराब नीति को लेकर रचा गया, बनाया गया, उसमें किन किन लोगों ने क्या क्या कहा वह तो दूर की बात है, वो पॉलिटिकल बयान हो सकते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए उस पूरी पॉलिसी को लेकर इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने क्या क्या कुछ लिखा। एक वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसने क्या क्या फैसले सुनाए, क्या क्या दिशा निर्देश दिए, और आखिर में बात आते आते दिल्ली के चुनाव खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया और एक झटके में पता चलता है कि कुछ भी नहीं है। तो क्या इस देश के भीतर वह भी प्रधानमंत्री का पद, वह भी गृह मंत्री का पद, अगर इस देश का भाग्य विधाता हो जाए तो फिर लोकतंत्र कहां है और चुनाव क्या है? तो क्या तुरंत अदालत को अब यह आदेश पारित नहीं करना चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी बची है, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, तो जो कुछ हुआ इस देश में चुनाव के इर्द गिर्द ताना बाना बुनते हुए, अगर वो सब कुछ फ्रॉड था, तो एक बार फिर से चुनाव क्यों ना हो जाए? यह सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, उससे पहले हमें लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जब सामने आए, उन्होंने खुले तौर पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जिक्र किया। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। दरअसल यहां पर इस देश के उस सिस्टम को समझने की जरूरत है जो बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार के इशारे पर या कहें उसकी ताकत के सामने हर कोई कैसे नतमस्तक होते चला गया और एक ऐसा सिस्टम इस देश में बना दिया गया है कि किसी भी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जो चुने जाते हैं उसको कोई भी जेल में डाल सकता है। इस देश के भीतर जो तौर तरीके लोकतांत्रिक और पारदर्शी माने जाते थे, वो सब कुछ एक क्षण में गायब कैसे हो गया? हमें लगता है इस सिस्टम को समझने के लिए एक एक नियुक्तियों का जिक्र जरूरी है। समझना होगा कि इस देश के भीतर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ली और जो पैनल बनाया गया
3 लोगों का, उसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता रहेंगे। यानी विपक्ष के नेता अगर खिलाफ भी जाते हैं तो भी उनके मत का कोई महत्व बचेगा ही नहीं। यह तो सिर्फ एक तत्काल के उदाहरण को बताने के लिए है, लेकिन इस देश में लोअर कोर्ट से कौन हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से कौन सुप्रीम कोर्ट आए, यह जो जजेस का बनाने का सिलसिला है, उसमें केंद्र सरकार नियुक्त चाहे ना करे, वो कोलेजियम के जरिए चाहे होता हो, लेकिन सरकार की सहमति चाहिए। और सरकार कब किसको किस रूप में निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक बतौर जज लेकर आती है, वो मायने रखता है। अब जिसकी भी नियुक्ति होगी वो उस सत्ता के खिलाफ कैसे जा सकता है, पहला सवाल यह है। यानी पूरी की पूरी जुडिशरी की भूमिका दिल्ली की शराब नीति को लेकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर क्या रही, उसका एक अध्ययन करने की अब जरूरत है। किस किस जजेस ने कौन कौन से फैसले दिए, उसको भी समझना होगा। और जब आप इसको समझ रहे हैं तो एक क्षण के लिए फिर आपको लौटना होगा, आखिर सीबीआई तक यह मामला पहुंचा कैसे। सीबीआई ने जिस शख्स को पहला आरोपी बनाया, कुलदीप कुमार, उसके खिलाफ तो एक भी कोई साक्षी नहीं है, कोई बयान ही दर्ज नहीं है, और उसके आधार पर गढ़ते चले गए 23 लोग। लिस्ट देख लीजिए इन 23 लोगों की। जी, ये सभी 23 लोग अब मुक्त हैं, क्योंकि ये केस ही नहीं है। तब यहां पर सवाल उठता है कि जांच एजेंसियों में, वो ईडी हो, वो सीबीआई हो, वो सीएजी हो, इस देश की हर इंस्टीट्यूशन के भीतर कौन व्यक्ति की नियुक्ति होगी अगर इससे सरकार तय कर रही है, जैसे वो चुनाव आयुक्त को लेकर तय होता था। तो फिर जिस जिस व्यक्ति की जो जो भूमिका होगी, जब उसकी नियुक्ति ही उस सरकार ने की है, जिस सरकार ने सोचा कि अब इस सरकार को, दिल्ली की सरकार को गिरा देना है, तो उसने नियुक्तियां भी उसी लिहाज से की। तो जो आईओ है सीबीआई का, जिसके खिलाफ आज अदालत ने कहा इनके खिलाफ तो तुरंत इंक्वायरी बैठा दीजिए, तो क्या इस देश के भीतर जो भी मामले आपके जहन में आते हैं, तमाम जगहों पर क्या ऐसी ही स्थिति है? क्योंकि इस देश के पॉलिटिशियंस का नाम भरा पड़ा है जो ईडी की फाइल और सीबीआई की फाइल में है। कन्विक्टेड कोई हो या ना हो, लेकिन मामला चल रहा होता है और एक परसेप्शन बनना शुरू होता है। लेकिन दिल्ली तो ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई जहां पर चुनाव के लिए ही सब कुछ हुआ। तो अदालत क्यों नहीं कह सकती है कि आप चुनाव फिर से कराइए? क्योंकि हमने रोका था, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, हमने रोका था इन्हें चुनाव प्रचार से, क्योंकि हमने सोचा इनके खिलाफ मामला है। जो चार्जशीट का जिक्र है, वो चार्जशीट भी पूरी फ्रॉड हो गई। हाईकोर्ट को कहना चाहिए हम जमानत नहीं दे रहे थे, हमने तो इन्हें जेल में डाल दिया था। और जेल भी कितने दिन की, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे, जी, लगभग 6 महीने। मनीष सिसोदिया 510 दिन जेल में रहे, 1.5 साल जेल में आदमी गुजार दे, 1.5 पौने 2 साल। संजय सिंह 181 दिन जेल में रहे। केसीआर की बेटी कविता 150 दिन जेल में रही। सभी पॉलिटिशियन हैं, सभी को जनता ने चुना है। जैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना गया है, जैसे बीजेपी के नेताओं को चुना गया, कांग्रेस के नेताओं को चुना गया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तौर पे जो भी मुख्यमंत्री है। लेकिन एक झटके में आप अगर चुनाव के इर्द गिर्द का ताना बाना बुनते हुए किसी को जेल में डाल देते हैं, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राहुल गांधी से 5 दिनों तक 50 घंटे पूछताछ हेराल्ड मामले में होती है, लेकिन निकलता कुछ नहीं और सरकार कुछ नहीं करती है। सोनिया गांधी से 3 दिन तक लगभग 28 घंटे पूछताछ होती है, निकलता कुछ भी नहीं है। दामाद जी रॉबर्ट वड्रा का जिक्र 2013 से, प्रधानमंत्री बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी दामाद का जिक्र और उनके करप्शन का जिक्र करते रह गए। 11 बरस तो बीत गए, जेल तो आज तक नहीं हुई। हेमंत सोरेन को खगन के मामले में, जो पूरा माइनिंग का मामला, उसमें जेल में डाल दिया गया,
निकला क्या? इस वक्त निशाने पर अभिषेक बनर्जी भी है, वहां भी चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी है, वहां भी चुनाव होने वाले हैं। कोऑपरेटिव मामले में शरद पवार के खिलाफ मामला है। इलेक्शन को जीतने के लिए अगर इस देश के भीतर की तमाम एजेंसियां, तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम अदालतें और अदालतों में बैठे हुए वो जजेस जिनके पीछे सत्ताधारी पार्टी का हाथ हो या फिर भविष्य में हाथ उन पर बरकरार रहे, यह सोच अगर इस देश में डेवलप उस सिस्टम के तहत हो चुकी है, तो फिर बचेगा क्या? यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर आ गई जहां लोकतंत्र ही पूरे तरीके से खत्म हो गया और एक पूरा सिस्टम का ढांचा इस तरीके से खड़ा कर दिया गया। क्योंकि जो अदालत ने कहा उसमें उन्होंने केजरीवाल का नाम लेते हुए कहा कि बिना ठोस सबूत के उनका नाम जोड़ दिया गया। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर जब नाम जोड़ा जाता है तो बिना पुख्ता सबूत के आरोप लगाना तो कानून के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। यह जिक्र अदालत कर रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, ना कोई सबूत ना कोई बरामदगी। यानी शराब नीति जिस व्यक्ति ने बनाई, जिसको लागू करने की जिम्मेदारी थी, उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं, कोई बरामदगी ही नहीं, फिर भी आपने ऐसी चीजें कर दी। तो कैसे चीजें खड़ी की जाती है? और इस पूरी बड़ी भूमिका के भीतर इस देश का मीडिया कोई सवाल नहीं कर रहा था। इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे भरोसा था कि अदालतें इस देश में न्याय करेंगी। उसे भरोसा है कि सीबीआई और ईडी के अधिकारी करप्ट नहीं होंगे, सरकार के साथ नहीं होंगे। उसे भरोसा है कि सीएजी जो अपनी रिपोर्ट फाइल कर रही है उसका तो एक ऐतिहासिक महत्व है। आपको जानकर हैरत होगी, सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट लीक हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थी, जिनमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया और कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी गई। कई अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल यानी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई मंजूरी तक नहीं ली गई। और उसके बाद तो ब्ला ब्ला नीलामी हो रही है, पैसा आ रहा है, लाइसेंस दे रहे हैं, घर घर में शराब की दुकान खोल रही, सारी बातें गलत, पूरा मामला ही फ्रॉड। अब वो व्यक्ति क्या करे? आंसू बहा दिए उसने आंसू। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा तो 70 में से 67 सीटें जीती, दूसरी बार लड़ा तो 60 में से 62 सीटें जीती और एक झटके में हार गए उसके बाद, क्योंकि चुनाव उनके अनुकूल नहीं बल्कि सत्ता ने अपने अनुकूल एक नया कटघरा बनाया। उस कटघरे के भीतर वोटरों को जो बताना था वही बताया और बताने की भूमिका में इस देश के तमाम अदालतों की भूमिका, इंस्टीट्यूशंस की भूमिका, जांच एजेंसियों की भूमिका, मीडिया का एक तरफा रुख, सब कुछ रहा इस दौर में, सब कुछ सामने रहा। जो सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल इस वक्त है, सवाल यह बिल्कुल नहीं है कि एक जज जितेंद्र सिंह खड़े होते हैं और कहते हैं यह पूरा मामला फ्रॉड है। यह महज एक अदालत का फैसला नहीं है। इस देश के भीतर राजनीतिक सत्ता, शायद इस देश में आजादी के बाद कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा ही नहीं होगा
या उसने इस तरीके से अपनी सत्ता और सत्ता की ताकत की व्याख्या की ही नहीं होगी जो मौजूदा वक्त का एक सच है। यानी सत्ता की ताकत इस देश में संविधान द्वारा दिए गए चेक एंड बैलेंस को खत्म कर दे। इस देश के भीतर एक खौफ हर उस जगह पर लाकर खड़ा कर दे, हम चाहेंगे तो आप काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो कोई भी शख्स हो सकता है, वो संपादक भी हो सकता है, वो जज भी हो सकता है, वो नौकरशाह भी हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ चुनाव आयुक्त भी हो सकता है, वो इस देश का सीएजी भी हो सकता है, वो इस देश का सीबीआई डायरेक्टर भी हो सकता है, वो ईडी का व्यक्ति भी हो सकता है। और सब कुछ हुआ इस दौर में। यानी एक सिस्टम, कैसे कोई राजनीतिक सत्ता अगर चाहे इस देश में, जो ना मनमोहन सिंह सोच पाए, ना अटल बिहारी वाजपेयी सोच पाए, ना पीवी नरसिम्हा राव सोच पाए, और तो और इंदिरा गांधी भी नहीं सोच पाई, राजीव गांधी भी नहीं सोच पाए कि ऐसे भी काम किया जा सकता है कि सत्ता हमारी बरकरार रहे। बहुत छोटी सी बात लगने लगी ईवीएम की, एसआईआर की, बहुत छोटी सी बात लगने लगी 144 सांसदों के नाम जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दिए। हां, इनके नाम हमारे पास हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं। बहुत छोटी सी बात लगने लगी कि सीबीआई कैसे धमकाती है इस देश के भीतर जो नेक्सस कॉर्पोरेट और सत्ता का चलता है, उसके पीछे कैसे एक धमकी होती है। सब कुछ बहुत छोटा लगने लगा। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम ही ऐसा बना लिया गया जो अपने आप में नॉर्मल बताने लगा कि यही एक्चुअल में सिस्टम है और कुछ है ही नहीं। यानी कल तक इस बात का जिक्र होता था कि करप्शन अगर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो कितने बड़े खतरे हैं, लेकिन यहां तो बात गवर्नेंस के उस सिस्टम की है जिस सिस्टम के भीतर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए जिसको शीर्ष पे बैठे हुए सत्ताधारी चाहते हैं कि ऐसे ही ये देश चलना चाहिए। तो फिर बचेगा क्या? चुनाव आयोग से तो नहीं, लेकिन अदालत से आज तो यह गुहार लगाई जा सकती है। आप ही ने कहा बेईमान नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ये बच्चों को मत पढ़ाइए। चलिए नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए यह तो मान लीजिए इस देश की राजनीति ही सब कुछ तय करती है और चुनाव इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर है। तो फिर क्यों नहीं दिल्ली में चुनाव हो जाए? ऑर्डर देंगे आप? देना चाहिए। नियम कायदे तो यही कहते हैं, तभी तो किसी फैसले का कोई मतलब होगा। अन्यथा फैसले तो आपने महाराष्ट्र को लेकर भी दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री वही रह गए, राज्यपाल असंवैधानिक काम करके निकल गए, पार्टियां टूट गई, सब कुछ वैसे रह गया। 16,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज में बटे फैसले तो आप ही ने दिए। गलत था वो सब कुछ, लेकिन पैसे तो वहीं रह गए, सब कुछ तो वही है। लेकिन इस बार तो मौका मिला है, ऐलान कर दीजिए दिल्ली में चुनाव होंगे, फिर से होंगे, खुलकर होंगे, और जनता अपने नुमाइंदे को चुनेगी। जो सच है वो सामने आएगा। कभी कभी दस्तावेज और कागजों से हटकर जनता की जमीन पर खड़े होकर भी अदालतों को निर्णय लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।